नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस। और पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्रिया। और उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। उसके अलावा हमने धातु को समझा था और उसके प्रकार में हमने समझा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उनको समझा था। और बाकी को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और उनको हम डिटेल में एक-एक करके समझेंगे कि क्रिया के रचना के आधार पर कितने भेद हैं। तो सबसे पहला है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। यानी सामान्य क्रिया के लिए एक चीज़ सिर्फ समझने वाली है, वो ये है कि क्रिया में मतलब वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यानी सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग उस वाक्य में होगा। जैसे राहुल आया, तो इसमें एक ही क्रिया है, आया या आना। पिताजी ने पत्र लिखा, तो एक ही क्रिया है इसके अंदर, लिखना। तो ये क्या है, ये एक सामान्य क्रिया है। यानी जिस क्रिया में सिर्फ एक ही क्रिया हो, जिस भी वाक्य में सिर्फ एक ही काम हो, एक ही क्रिया हो, तो वह सामान्य क्रिया कहलाएगी। अब देखते हैं अगला, दूसरा है संयुक्त क्रिया। तो जिस वाक्य की दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पिछले सामान्य क्रिया में सिर्फ एक ही क्रिया होती थी, सिर्फ एक ही क्रिया वाक्य में मौजूद होती थी। लेकिन संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं होंगी या दो से अधिक क्रियाएं होंगी, लेकिन वो किसी एक ही काम को पूरा कर रही होंगी। जैसे उदाहरण के लिए रेलगाड़ी चल पड़ी, तो इसमें दो क्रिया हैं, एक है चल और एक है पड़ी। लेकिन ये दो क्रियाएं किसी दो काम के लिए नहीं है, बल्कि ये दोनों क्रियाएं सिर्फ एक काम के लिए ही प्रयोग में लाई जा रही हैं। यानी रेलगाड़ी चल चल पड़ी मतलब रेलगाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। इसको बताने के लिए हमें दो क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ रहा है, चल और पड़ी। ये दोनों क्रियाएं मिल करके जब किसी एक काम को करती हैं, तो उनको हम संयुक्त क्रिया का रूप या संयुक्त क्रिया का नाम देते हैं। उसी तरह से बढ़ई मेज बना रहा है, तो मेज बना और रहा है, ये तीनों ही अपने आप में क्रिया हैं। बना रहा है और इन तीनों क्रियाओं ने मिलकर एक क्रिया का काम किया है यहाँ पे कि बढ़ई मेज बना रहा है। ये तीनों क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का काम कर रही हैं, एक ही काम को दर्शा रही हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया में अंतर समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि संयुक्त क्रिया क्या होती है और सामान्य क्रिया क्या होती है। यदि किसी वाक्य में हमें पहचानना होगा तो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगला है नामबोधक क्रिया। तो संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। या इसी चीज़ को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, तो संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं, उनको हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा और विशेषण से ही बने। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक शब्द है लाठी, ये संज्ञा शब्द है, और मारना ये क्रिया है। इन दोनों को मिला करके एक नई क्रिया बन जाती है लाठी मारना। तो इस तरह की क्रिया को हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। उसी तरह से रक्त एक तरह संज्ञा है, खौलना एक क्रिया है। तो रक्त खौलना से मिल करके क्रिया बनती है रक्त खौलना। उसी तरह पीला एक विशेषण है, पढ़ना क्रिया है। तो पीला और पढ़ना मिल करके क्रिया बनाती है पीला पढ़ना। तो इस क्रिया को हम नामबोधक क्रिया का नाम देते हैं। यानी कि संक्षेप में कहें तो संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने से जो भी क्रिया बनती है, उसको हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने का कार्य करती है। यानी कि सहायक क्रिया वो क्रिया है जो कि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती तो है, लेकिन उसका अपना कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में की जाती है। जैसे उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि मैं घर जाता हूँ, ये एक वाक्य लिखा हुआ है। इसमें हूँ जो है ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे कि ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है? तो अगर हम उदाहरण देखें कि मैं घर जाता हूँ, तो इसमें अगर हम हूँ शब्द को निकाल देते हैं और मैं घर जाता सिर्फ इतना रहता है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द तो है जाता, लेकिन इससे पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि काल कौन सा है, वर्तमान काल की बात हो रही है, भविष्य काल की बात, किस काल की बात हो रही है, ये भी नहीं स्पष्ट हो रहा है और वाक्य का पूरा अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए हमें सहायक क्रिया का सहारा लेना पड़ता है और हम हूँ का प्रयोग करते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ किस समय की बात की जा रही है। तो इस तरह की क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वे हंस रहे थे, तो रहना एक क्रिया है, हंसना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर थे शब्द इस क्रिया के अर्थ को पूरी तरीके से स्पष्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको सहायक क्रिया कहते हैं। तो जैसे हूँ, हैं, थे, हो, ये सभी शब्द जो है वो सहायक क्रिया में आते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम सभी ने पढ़ रखा है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम कहते हैं इज़, एम, आर, इन सबको हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में कहा जाता है और वही उसी का हिंदी का रूप है हूँ, है, थे, था, थी। ये सभी हिंदी में सहायक क्रिया कहलाते हैं। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूर्व मतलब होता है पहले और काल का मतलब होता है समय। पूर्व का मतलब होता है पहले और काल का मतलब होता है समय। अब आइए परिभाषा को समझते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। दोबारा से समझते हैं कि जब कर्ता मतलब किसी भी काम को करने वाला, किसी भी वाक्य में जो काम को करने वाला कर्ता जब एक क्रिया को समाप्त कर देता है, यानी उस वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, और जब एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, तब पहले क्रिया यानी जो काम समाप्त कर चुका किया जा चुका है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी पूर्वकालिक क्रिया उस ही वाक्य में हमको मिलेगी जिसमें दो क्रियाएं होंगी, और पहली वाली जो क्रिया समाप्त हो चुकी होगी उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि राम भोजन करके सो गया। तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह की क्रियाएं हैं, एक है भोजन करना यानी भोजन करना, और दूसरा सो गया। दो क्रियाएं हैं, भोजन करना और सोना। तो वाक्य में लिखा हुआ है राम भोजन करके सो गया। यहाँ पर राम ने दोनों काम किया है, भोजन करने का भी काम राम ने किया है और सोने का भी काम राम ने किया है। लेकिन इस काम में जो काम पहले किया होगा यानी जो क्रिया पहले करी होगी उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। यानी जो काम पूरा करके दूसरे काम की ओर चला गया है उस पहले काम को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम भोजन करके सो गया, तो यहाँ पर राम ने पहला काम किया है भोजन करने का। तो भोजन करना क्या है, ये भोजन करके ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। यानी जो काम पहले किया गया है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इसी का एक दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चा तैयार होकर स्कूल गया। तो उसने दो काम किया, तैयार होना और स्कूल जाना। तो उसमें तैयार होना यानी जो काम पहले किया है वो पूर्वकालिक क्रिया है और जो बाद में किया वो तो सामान्य है। तो यानी कि जो क्रिया पहले होती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न किया गया है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके
किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। तो पहले तो समझते हैं प्रेरणार्थक क्या होती है। तो देखिए, प्रेरणार्थक में दो शब्द हमें नजर आ रहे हैं, प्रेरणा और अर्थक, यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया। प्रेरणा देने वाली क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब ये प्रेरणा देने वाली क्रिया क्या है? तो देखिए, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देते तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे उसमें कर्ता स्वयं उस कार्य को कर रहा होता है, लेकिन जब कर्ता उस कार्य को ना करके उस कार्य को किसी और के माध्यम से करवाता है या करवाने की प्रेरणा देता है तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और दूसरी चीज़, प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों ही तरह की क्रियाओं से हो सकती है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक धातु है चल धातु, चल से क्रिया बनती है चलना, ना प्रत्यय लगा करके, ये एक सामान्य क्रिया है। लेकिन अगर हम कहते हैं इसी चल से बनता है चलाना, तो ये क्या हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरह की होती है, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह की होती है, प्रथम और द्वितीय। तो चल धातु से चलना एक सामान्य क्रिया है और चलाना ये प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक, और चलवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। अब इसमें आप समझ रहे होंगे कि हाँ, यहाँ पर एक मोटिवेशन दिया गया है, किसी और को प्रेरणा दी जा रही है, चलवाना, खुद ना करके दूसरे से चलवाना, इसलिए इसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसी तरह उठ से उठना एक सामान्य क्रिया है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आप इसमें अंतर समझ सकते हैं। जैसे उठ से बना है उठना, तो ये अगर उठना का प्रयोग किया जाता है तो कर्ता स्वयं के लिए करेगा, लेकिन अगर उठाना का प्रयोग किया गया तो कर्ता इसका प्रयोग दूसरे के लिए किया गया करेगा, यानी किसी और चीज़ को उठाने की बात हो रही होगी। और उठवाना भी उसी तरह है, जिसमें किसी और व्यक्ति को प्रेरणा दी जा रही है, उसके माध्यम से उठवाने का कार्य किया जा रहा है, यानी किसी तीसरे को प्रेरणा दी जा रही है, इसलिए इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसी तरह पढ़ से पढ़ना बनती है एक सामान्य क्रिया, जो कि कर्ता खुद के लिए उसका उपयोग करता है। उसी तरह उससे पढ़ाना, दूसरों को पढ़ाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और पढ़वाना किसी और के माध्यम से, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। और दोनों में ही उद्देश्य ये होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे उदाहरण के लिए, माँ बच्चे को अनार खिलाती है। माँ बच्चे को अनार खिलाती है, तो ये क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक, माँ बच्चे को अनार खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक, महेश नाई से बाल कटवाता है, तो ये कटवाना क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक है, क्योंकि वो खुद नहीं काटने का काम कर रहा है, बल्कि उसको प्रेरणा दे रहा है वो किसी और, महेश नाई से बाल कटवाने का काम कर रहा है। उसी तरह माँ बच्चे को अनार खिलाती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना क्रिया के बाकी बचे हुए भेदों को, और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, उसमें क्रिया के बारे में, उसका अर्थ और कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को समझाया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।